बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में गपशप के अंदाज में दो बड़ी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया के इस दौर में नाज़रीन सबसे मुश्किल काम सच को सच साबित करना है, और सोशल मीडिया पर झूठ की इतनी ज़्यादा बहुतात हो चुकी है कि इस झूठ के नीचे जो सच है वो दब के रह गया है। अक्सरियत सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की है जो सुनना तो सच चाहती है, लेकिन दरअसल वो अपनी पसंद की बात सुनना चाहते हैं, और सोशल मीडिया की ये अक्सरियत अपनी पसंद की बात को ही सच तस्वर कर लेती है। कल ही देखें, गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमृता बंदयाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक प्रोपोगंडा किया गया। बाकायदा एक शर्मनाक किस्म की कंपेन सोशल मीडिया पर जस्टिस अमृता बंदयाल के खिलाफ चलाई गई। चार बातों पर जस्टिस अमृता बंदयाल को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन हकीकत क्या है, कमरा अदालत में जस्टिस अमृता बंदयाल की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, लेकिन उन रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर किस तरह से पोर्ट्रेट किया गया, किस तरह से ज़ाहिर किया गया, तो ये जो हकाइक हैं आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरी खबर में बात करेंगे मरियम नवाज़ की पेशी को जो नैब की जानिब से मनसूख किया गया है। नैब के इस इक़दाम पर उसे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है, लेकिन नैब के ऐसे फैसलों की वजह से, ऐसे इक़दामात की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को धचका लगा है, जो नैब ने हुकूमत पंजाब पर और रियासती इदारों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, उसकी कहीं बात नहीं की जा रही। तो इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कल सोशल मीडिया पर जस्टिस अमृता बंदयाल के खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया, कंपेन चलाई गई। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई, और इस मुकदमे की समाअत के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से जो री पोल का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था कि 10 अप्रैल को NA 75 डस्का में री पोल होगा, दोबारा से पोलिंग कराई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सस्पेंड कर दिया। चार बातों पर जस्टिस अमृता बंदयाल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक, जस्टिस अमृता बंदयाल के वो रिमार्क्स जो उन्होंने वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस में दिए थे कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है और वो अदालत के सामने जवाबदेह नहीं है। दूसरा, जस्टिस अमृता बंदयाल का वो रिमार्क्स जिसमें जस्टिस अमृता बंदयाल ने ये कहा था कि नून लीग की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन के दौरान जो है वो तशद्दुद के वाक़यात को शुरू किया गया। तीसरी जो बात है जो जस्टिस अमृता बंदयाल ने ये कही कि 23 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पर किस तरह से पूरे हल्के में री पोल कराया जा सकता है। और चौथी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के री पोल के ऑर्डर को क्यों सस्पेंड कर दिया। तो जो सबसे पहली बात है जो जस्टिस अमृता बंदयाल ने वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस में रिमार्क्स दिए थे कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उन्हें आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है, और अपने रियासती अमूर के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो किसी अदालत के सामने जवाबदेह नहीं है। जब ये रिमार्क्स चला था टीवी के ऊपर, जस्टिस अमृता बंदयाल ने जब ये रिमार्क्स दिए थे तो उनको तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जाता है कि पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस सुना गया। नवाज शरीफ को भी यही इस्तिस्ना हासिल था, वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उन्हें भी आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल था। लेकिन जब पनामा का मुकदमा चला तो तब अदालत ने इस इस्तिस्ना की बात नहीं की। लेकिन जब वज़ीर आज़म के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ तरक्याती फ़ंड केस आता है तो वहाँ पर अदालत जो है वो इस्तिस्ना की बात कर देती है। तो यहाँ पर यह वजाहत करना ज़रूरी है कि जब पनामा का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो नवाज शरीफ की जानिब से जो इस्तिस्ना था उससे अदालत में क्लेम ही नहीं किया गया था। और साथ साथ जब अदालत ने पूछा नवाज शरीफ के वकील से कि ये जो दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ दायर की गई है, क्या आप इस दरख्वास्त के ऊपर किसी किस्म का एतराज़ उठाएंगे, और अदालत पूछ रही थी कि आपको आर्टिकल 248 के हवाले से जो इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को हासिल है, क्या उस इस्तिस्ना को लेकर आप इस आइनी दरख्वास्त के ऊपर किसी किस्म का एतराज़ करेंगे। तो जो नवाज शरीफ के वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने अदालत में खुद बयान दिया था कि हमें इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लंदन के फ्लैट की, एवनफील्ड अपार्टमेंट की मनी ट्रेल जो है वो अदालत में पेश करेंगे। तो जो इस्तिस्ना था उससे खुद जो है वो विड्रॉ किया गया नवाज शरीफ के वकील की जानिब से। तो ये एक बेसिक बुनियादी फ़र्क मौजूद है। जो पनामा केस में नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तरक्याती फ़ंड केस था, तो इसमें जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जस्टिस अमृता बंदयाल को, उसका हकीकत के साथ ताल्लुक़ बनता नहीं है। दूसरी खबर जिसमें यह कहा गया कि जस्टिस अमृता बंदयाल ने यह कहा है कि
मुसम्मिक नवाज ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में जो तशद्दुद के वाक़यात थे उसको शुरू किया। हालांकि अदालत में बात यह हुई थी, जस्टिस उमरता बंदयाल ने सलमान अकरम राजा को मुखातब करते हुए ये कहा था कि ये जो शहरी इलाका है, जो वहाँ पर 76 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, इस एरियाज़ में किसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि जिसकी पोजीशन बेहतर होगी वो इस तरह के वाक़यात, तशद्दुद के वाक़यात में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सलमान अकरम राजा ने अदालत को ये बताया कि जो शहरी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर नौशीन इफ्तिखार ने 25,000 वोट हासिल किए, जबकि PTI के कैंडिडेट को 11,000 वोट मिले। तो इस तरह से अदालत के सामने ये चीज़ पेश की गई कि क्योंकि मुसम्मिक नवाज़ की कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो लिहाजा वो तो तशद्दुद के वाक़यात का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अगर तशद्दुद के वाक़यात शहरी इलाकों के पोलिंग स्टेशन पर हुए हैं तो इसमें बुनियादी तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है। तो इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने सलमान अकरम राजा से ये कहा कि आप ये बात मत भूलें कि फायरिंग के जो वाक़यात हुए उससे मुसम्मिक नवाज़ के साथ भी मंसूब किया गया है। IG की रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक पोलिंग स्टेशन पर तशद्दुद के वाक़यात का आगाज़ जो है वो मुसम्मिक नवाज़ के कारकुनान की जानिब से किया गया और उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग के वाक़े की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पोलिंग एजेंट भी जो है वो हलाक हुआ, मुसम्मिक नवाज़ का भी एक कारकुन हलाक हुआ। और ये भी कहा गया जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कि आप कह रहे हैं कि होल्ड आपका है, लेकिन शहर में जो तशद्दुद का ये वाक़या हुआ इसमें मुसम्मिक नवाज़ की जानिब से फायरिंग की गई और 2 लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए या वो जाम बहक हो गए। आगे चल के जब सलमान अकरम राजा यही मुकदमा पेश कर रहे थे कि शहरी इलाकों में जो फायरिंग हुई है उसमें PTI के लोग इन्वॉल्व थे, तो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से सलमान अकरम राजा से कहा गया कि आप ये मुकदमा बना रहे हैं कि तशद्दुद के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इन्वॉल्व थे और आपका इस इलाके में मजबूत होल्ड था। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि अगर आपका मजबूत होल्ड भी था तो ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की वजह से कि उन्होंने तशद्दुद के वाक़यात जो है वो शुरू किए, तो आपका अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड था तो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड में ये PTI के लोग जो है किस तरह से वहाँ पर आकर तशद्दुद के वाक़यात कर सकते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि ये जो तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से मंसूब किया जाता है इसे नून लीग के साथ या PTI के साथ, ये तमाम स्पेकुलेशन है। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी के कारकुनान की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई, तशद्दुद के वाक़यात का आगाज़ किया गया। और इस बात को बाद अज़म माना गया सलमान अकरम राजा की जानिब से कि अदालत जो कह रही है बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। लेकिन मैं अदालत के सामने मुकदमा ये पेश कर रहा हूँ कि जब 19 फरवरी को NA-75 डस्का में पोलिंग हुई थी तो माहौल ऐसा था, तशद्दुद के इतने ज़्यादा वाक़यात हुए कि जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए था वोटर्स के लिए वोट पोल करने के लिए, वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो वोटर्स को दस्तयाब नहीं था। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसी बात के ऊपर आप फोकस करें। तीसरा नुक्ता जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल को तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये जस्टिस उमरता बंदयाल क्यों बात करते हैं कि 23 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद के ऊपर या जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए हैं उस बुनियाद पर किस तरह से जो है पूरे हल्के में रीपोल कराया जा सकता है। तो ये जस्टिस उमरता बंदयाल का एक सवाल है और वो कह ये रहे हैं सलमान अकरम राजा से कि आप इस बात को साबित करें कि 23 पोलिंग स्टेशन या वो 40 पोलिंग स्टेशन जहां पर फायरिंग हुई है, 23 और 40 पोलिंग स्टेशन के पर जो हुआ 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए, इससे पूरे हल्के का जो रिजल्ट है वो किस तरह से मल्टीरियली अफेक्ट हुआ है। एक लीगल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका जवाब जो है सलमान अकरम राजा ने देना है और वो देने की कोशिश भी कर रहे हैं। चौथा जो नुक्ता कि रीपोल का जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसे क्यों सस्पेंड किया गया, तो इसमें बुनियादी जो जिम्मेदारी बनती है वो सलमान अकरम राजा की बनती है, क्योंकि अदालत ने आज कहा था कि आप 1 बजे से पहले अपने आर्गूमेंट्स को मुकम्मल कर लें 12:55 तक, और फिर 1 बजे एक और केस की सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करनी है। तो ये जो 12:55 से लेकर 1 बजे तक का वक्त है, ये जो 5 मिनट हैं, इसमें जो शहजाद शौकत हैं उनके जवाब में उन्हें दलाइल देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन कल 1:10 तक जो है वो सलमान अकरम राजा ही दलाइल देते रहे, जिस पर अदालत ने कहा कि अब ये मामला जो है वो अगले हफ्ते तक जा रहा है और क्योंकि पोलिंग की तारीख नज़दीक आ रही है तो हमें इस फैसले को रीपोल के हुक्म को सस्पेंड करना होगा। और ये अदालत की मजबूरी थी। इससे पहले आप देखें कि 3 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के रीपोल के हुक्म को सस्पेंड करने की जो सदा थी उससे मुस्तरद किया गया। लेकिन अगर सलमान अकरम राजा अपने आर्गूमेंट्स को मुकम्मल कर लेते तो फिर शायद अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के रीपोल के हुक्म को सस्पेंड या पोस्टपोन ना किया जाता। तो ये वो हकाइक हैं, लेकिन ये हकाइक
किसी भी सोशल मीडिया के यूट्यूबर की जानिब से या किसी भी सोशल मीडिया होल्डर की जानिब से इन हक़ाइक़ को जो है वो आवाम के सामने पेश नहीं किया गया। दूसरी खबर के हवाले से अगर हम बात कर लें, कब नैब की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि मरियम नवाज़ की जो पेशी थी आज 26 मार्च की, उसे मफाद आमा की खातर जो है वो मनसूख कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रो में बताया कि नैब के ऐसे फ़ैसलों की वजह से हुकूमत पंजाब पर, सिक्योरिटी इदारों पर किस तरह से अदम एतमाद का इजहार किया गया और नैब के ऐसे फ़ैसलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वज़ीर आज़म इमरान खान के करप्शन के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उसे कितना धचका पहुँचा है, कितना नुकसान पहुँचा है। नैब ये कहता है कि अवामी मफाद के तहत जो है वो मरियम नवाज़ की इस पेशी को मनसूख किया गया। तो नैब से सवाल ये भी बनता है कि अवामी मफाद में आप मरियम नवाज़ की पेशी को मनसूख कर रहे हैं, तो मरियम नवाज़ को जो आपने तलब किया था, क्या वो आपने अवामी जो मफाद था उसके मुनाफी या उसके बरक्स आपने मरियम नवाज़ को तलब किया था? दूसरा, कोरोना का कहा गया कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो जब मरियम नवाज़ को ये नोटिस जारी किया गया था 26 का, तो उस वक्त मुल्क में कोरोना नहीं था, उस वक्त भी कोरोना था। आपने मरियम नवाज़ को कोरोना के होते हुए नोटिस जारी किया NCOC की, उस वक्त भी हदायत मौजूद थी। लेकिन चूँकि अब आपके ऊपर सियासी दबाव था, PDM के तमाम जो जमातें हैं मिलकर वहाँ पर एक सियासी मजमा करने जा रही थी, सियासी जलसा करने जा रही थी, तो आप एडमिट करें कि आप उस सियासी दबाव का शिकार हुए हैं और सियासी दबाव की वजह से नैब ने इस पेशी को मनसूख किया है। मैंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें यूट्यूबर्स की जानिब से कहा गया कि नैब का मरियम नवाज़ की पेशी को मनसूख करना एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है और नैब ने यह एक बड़ा अहम पत्ता खेला है, हुक्म का पत्ता खेला है और यह भी दावा कर दिया गया है कि रमज़ानुल मुबारक में मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये जो नैब के एक्शन के हवाले से बात की जा रही है कि मरियम नवाज़ की मनसूखी बहुत बड़ा अहम फ़ैसला किया, करोड़ों रुपए के अखराजात किए जा चुके थे, तो क्या ये सवाल क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये जो अगर 10, 20 लाख, 30 लाख रुपए उन्होंने खाने के लिए जो वर्कर्स आने वाले थे, जो वोटर्स आने वाले थे, उसके लिए खर्च भी कर लिए होंगे, वैसे तो मरियम नवाज़ ने अपने पॉकेट से तो खर्च नहीं किए होंगे, किसी के ज़िम्मे लगा दिया होगा कि आपने यहाँ पर आने वालों के लिए खाने का बंदोबस्त करना है, बिरयानी का बंदोबस्त करना है, कीमे वाले नान का बंदोबस्त करना है, तो मरियम नवाज़ की जेब से तो गए नहीं होंगे। तो नुकसान अगर हो भी गया होगा तो 10, 20, 50 लाख का तो इन्हें, इतने ये अमीर ख़ानदान हैं, इतने अमीर लोग इनकी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं कि 10, 20, 50 लाख का इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर उससे हट के कि ये जो फ़ैसला पहले आपने नैब ने दरख्वास्त दे दी पंजाब हुकूमत को, रेंजर को दरख्वास्त दे दी कि नैब के दफ्तर को रेड जोन करार दिया जाए, मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ, तो वो सिक्योरिटी के इंतजाम तो हुकूमत पंजाब की जानिब से किए जा रहे थे, रेंजर भी तलब कर ली गई थी। तो फिर उसके बाद क्या नैब को इस बात का खदशा था कि हुकूमत पंजाब और रेंजर इतनी बेबस है इस मजमे के सामने कि नैब के दफ्तर पर हमला कर दिया जाएगा और ये सिक्योरिटी इदारे और पंजाब की एक पूरी हुकूमत जो है इस मजमे को संभाल नहीं पाएगी? तो बहुत बड़ा सवाल है जो नैब से पूछा जाना चाहिए। अब इमरान खान के बयानियों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है नैब ने अपने इस फैसलों के ज़रिए, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। कल कैपिटल टॉक में अली नवाज़ अमान, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब तक जितने भी केस जो सियासी बेसिस के ऊपर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ फाइल किए गए हैं, उसमें एक पैसे की वसूली भी जो है वो नैब ने नहीं की गई। रिकवरियों के हवाले से, सियासतदानों से रिकवरियों के हवाले से नैब के जो रिज़ल्ट हैं वो बिल्कुल सिफर है। अली नवाज़ ये कहते हैं कि PTI के बयानियों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो नैब ने पहुंचाया है, किसी दूसरे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करप्शन के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़ात्मे का जो बयानिया है, किसी दूसरे ने नुकसान नहीं पहुँचाया, सिर्फ नैब ने नुकसान पहुँचाया है तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को। आगे चल के अब लिखते हैं कि नैब का इमेज उस वक्त बेहतर हो सकता है जब नैब जो है वो नताइज देगा, एहतसाब का इदारा दुरुस्त तौर पर काम करेगा और करप्शन का जो लेवल है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और अगर आप इंटरनेशनल इंडिकेटर निकाल के देख लें तो पाकिस्तान की जो करप्शन की रेटिंग है उसमें इजाफा हुआ है। तो नैब दावा करता है कि हम करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। जब करप्शन का खात्मा हो रहा है तो ये इंडिकेटर कुछ और चीज़ है वो बयान कर रहे हैं। नैब की अगर परफॉर्मेंस होती तो ये इंडिकेटर जो है ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है, लेकिन इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि करप्शन का लेवल पाकिस्तान में बढ़ा है। और उसके साथ साथ नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी लिखा कि हम किसी का दबाव कबूल नहीं करते और अगर नैब की तहकीकात में रुकावट डाली जाएगी तो उस पर भी एक मुकदमा बन सकता है, 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो जब आखिरी साल मरियम नवाज़ आपके सामने पेश होने के लिए आई थी और फिर आपने उस पेशी को भी मनसूख कर दिया था, बाहर बड़ा तसादम हुआ था, नून लीग के कारकुनान और सिक्योरिटी जो एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, तो वो भी आपकी तहकीकात के दौरान एक रुकावट थी
मुकदमे का इंदराज भी हुआ, तो क्या आपने मरियम नवाज़ के खिलाफ वो मुकदमा बनाया? क्या मरियम नवाज़ को आपने 10 साल की सज़ा सुनाई? तो नाज़रीन, ये नैब की जानिब से मैं ये समझता हूँ कि एक दिखावे के तौर पर इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं और पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। नवाज शरीफ के मुकदमे की बात अगर आप करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महीनों से ये केस ज़ेर इल्तवा पड़ा है। मरियम नवाज़ का एवन फीड का मुकदमा ज़ेर इल्तवा पड़ा है। नैब की जानिब से एक सफ़े की दरख्वास्त जो है वो हाथ से लिखकर आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। महीनों से यह मुकदमा ज़ेर इल्तवा पड़ा है, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नैब की जानिब से हमने नहीं देखी है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही।